Assalamu alaikum, dear students. In the last class, we have discussed social movements, their meaning, their definition, their characteristic features, their development, and their types, and various theories regarding the social movements. Today, we will discuss the environment movement. तो environment movement क्या होती है, किसे कहते हैं, इसके फीचर्स कैसे होते हैं, इसकी खसूसियात कैसी होती हैं, और एग्जाम्पल्स कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो मशहूर तरीन है, अहम हैं सोशल मूवमेंट्स के हवाले से। और इन तमाम में से जो आपकी सिलेबस में है वो है चिपको मूवमेंट। उस चिपको मूवमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट मूवमेंट, ये एनवायरनमेंट मूवमेंट जो होती है इसका ताल्लुक माहौल से होता है। ये एक समाजी या सियासी मूवमेंट हो सकती है जिसका मकसद माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, या तो माहौल में अगर कोई इशू है जिसके हवाले से लोगों को शुबहात हैं कि इसमें हालात जो है सही नहीं हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो इक़दाम उठाए, कोई मूवमेंट चले, वो कहलाते हैं एनवायरनमेंट मूवमेंट। तो हम ये कह सकते हैं इट्स अ सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट और फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट मूवमेंट कहलाती है। अब ये एनवायरनमेंट मूवमेंट जो होती है इसके जो खदखाल या मकासद जो होते हैं, इसकी फीचर्स खसूसियात जो होते हैं वो हैं कि इसका गर्ज गायत ये होती है कि ये एक फेवरेबल सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करे। वो क्या होता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट? असल में इसकी मुराद ये है कि जो हमारे पास कुदरती वसाइल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो जंगलात के हैं, हवा के हैं, पानी के हैं, इस तरह से ज़मीन के हैं, या ज़मीन में मौजूद मैदनियात मिनरल्स वगैरह के हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट, उनका इस तरह से सस्टेनेबल इस्तेमाल, यानी कि उनका इस तरह से यूज़ किया जाए कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनका भी काम चले, और जो आइंदा फ्यूचर में आने वाली नस्लें होंगी, फ्यूचर जनरेशन्स होंगी, वो भी महरूम न हो जाएं इन नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो एनवायरनमेंट मूवमेंट होती है वो उनका मकसद यही होता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें इस तरीके से कि ये सस्टेनेबल बुनियाद पर चलते रहें। आगे जो आने वाली नस्लें हों, आगे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन्स हों, वो उनको महरूमी ना हो, उनको डिप्रिवेशन ना हो इन रिसोर्सेज, इन नेचुरल रिसोर्सेज की से, अगर हम उनको अनकंट्रोल्ड यूज़ करें तब। इसलिए ये हमारी इक़दाम, ये हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज हम बेतहाशा सतह पर ना करें। अब ये एनवायरनमेंट मूवमेंट जो होती हैं ये स्ट्रेस करते हैं टू मेक चेंज ऑन द पब्लिक पॉलिसी। अब ये पब्लिक पॉलिसी क्या है? पब्लिक पॉलिसी कोई भी डॉक्यूमेंट है, रिटन या कोई वर्बल एग्रीमेंट, कि हम किसी मखसूस इलाके में कोई डैम या कोई ऐसे प्लान एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो उसकी बैकिंग में एक पब्लिक पॉलिसी होती है, एक फ्रेम शुदा, तयशुदा रिटन जो एक मंसूबा होता है। अब ये एनवायरनमेंट मूवमेंट चाहती है, जो है इनका मकसद ये होता है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करवाएं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब उस सब के लिए एक मूवमेंट चलाते हैं, तो वो मूवमेंट के थ्रू उस पॉलिसी में ही चेंज करवाते हैं। जैसे कि अगर किसी जगह पर उनको लगता है कि एक बड़ी ही सेंसिटिव, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जगह है, वहाँ पे अगर कोई इंस्टॉलेशन हो कि मशीनरी की, या कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट बनने जा रहा हो, या कोई डैम हो जिससे वहाँ का नेचुरल फाना एंड फ्लोरा जो है वो इम्पैक्ट पड़े उसके ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो जो है नुकसानदेह हो, तो उस हवाले से जो वहाँ के उसको बनाने के लिए वहाँ पे जो पॉलिसी बनी है, तो ये एनवायरनमेंट मूवमेंट जाते हैं कि वहाँ पे उसका
वो पब्लिक पॉलिसी चेंज हो जाए ताकि वहाँ पे वो उस सेंसिटिव इलाके को बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके। अब ये एनवायरमेंट मूवमेंट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, या जैसे कोई एनजीओ कंटिन्यूअसली किसी जगह पे काम कर रहे हैं बहुत ही, या तो कहीं छुट-फुट छोटे मोटे इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ करके जो है एनवायरमेंट मूवमेंट को चला जा सकता है। अब इसी बुनियाद पर यह है ये कि अगर छोटी मोटी लेवल पर है तो लोकली स्कोप होगा, इसका इम्पैक्ट होगा और जुरिस्डिक्शन होगा, बड़ा महदूद सा होगा। लेकिन अगर ये आलमी लेवल पर चल रहा है कोई इन्वायरमेंट मूवमेंट तो इसका स्कोप भी ग्लोबल होगा। इसमें चंद एक जो है एग्जांपल्स देते हैं इस हवाले से, जो मशहूर तरीन है हिंदुस्तान में हुए थे अपने वक्त पर। नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक नर्मदा एक दरिया है, तो वहाँ पे मेधा पाटकर नाम की एक औरत थी। उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर इस नर्मदा दरिया को बचाने के लिए वहाँ पे बहुत जो है मूवमेंट चलाया, एनवायरनमेंट मूवमेंट। वहाँ पे डैम बन रहा था, उस हवाले से उन्होंने बहुत अहम और कामयाब मूवमेंट चलाया। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टहरी उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ पे डैम बना भी, तो जिसको टहरी डैम कहते हैं आज। उस वक्त वहाँ पे एक पूरा गांव, एक दो गांव शिफ्ट किए गए थे दूसरी जगह पर, उनको रिहेबिलिटेट करवाया गया था उन गाँव को वहाँ पे। तो इस वजह से एपिको मूवमेंट है, साइलेंट वैली है, उसकी मूवमेंट चली थी, बिश्नोई मूवमेंट। अब जंगल बचाओ आंदोलन, और इसके हवाले से ज़्यादा अहम है चिपको मूवमेंट। अब इस चिपको मूवमेंट में ये है कि आपके सिलेबस में है तो इनको हम डिटेल में देखेंगे, चिपको मूवमेंट कैसी थी और क्या थी और कहाँ पे थी, किसने शुरू की थी, वजह क्या थी। देखो जी, चिपको मूवमेंट ये 1970 में उत्तराखंड जो है एक स्टेट है, वहाँ उस दिनों 1970 में तो ये नॉर्दर्न यूपी का पार्ट था उस वक्त तो ये अलग से कोई स्टेट नहीं बना था। वहाँ पे जो है जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उन्होंने अर्बन जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को लाइसेंस दिया था कि वो हिमालयन फुटहिल जो है ये जंगलात हैं वहाँ पे, तो उनसे वो टिम्बर एक्सट्रैक्ट करें। अब जब ये लोग गए वहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जाते थे, तो ये टिम्बर एक्सट्रैक्शन करने के लिए जाते थे, वहाँ लोग कुल्हाड़ी वगैरह लेकर के वो काटते और उनको जो है टिम्बर एक्सट्रैक्ट करते। लेकिन वहाँ रहने वाले जो गांव वाले थे, विलेजर्स थे, उनमें से एक जो इनका लीडर था बाद में जो बना चिपको मूवमेंट का, उसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था कि उन्होंने जो है गांव वालों स्पेशली वीमेन को मोबिलाइज किया कि वो दरख्त को हग करते थे, चिपकते थे। जब वो दरख्त काटने वाले लोग जो आते थे उनको काटने के लिए, तो जाहिर सी बात थी वहाँ पे लोग उनको रोकते थे, वो औरतें चिपक जाती थी उनको पेड़ों के साथ। तो इस हवाले से इन्होंने इन दरख्तों के कटाव को रोका। तो आखिरकार गवर्नमेंट पे भी दबाव बना, जिसके बाद में कहा जाता है कि बाद में आफ्टर 15 साल तक इन्होंने बैन लगाया कि वहाँ इन एरियाज में फर्दर जो है ट्री कटिंग या ट्री फैलिंग नहीं की जाएगी। इस हवाले से सुंदरलाल बहुगुणा एक इंटरनेशनल फिगर बने। आज भी आप गूगल में सर्च करोगे तो इसका पूरा डिटेल निकल आता है, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको मूवमेंट इतना मशहूर हुआ। तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत रहा कि एनवायरनमेंट जो वहाँ पे जंगलात जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ हुआ, उनको बचाया गया। वहाँ का जो है नेचुरल एनवायरनमेंट है, इकोलॉजिकल कंडीशंस बेहतर किए कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। अब बात यह है कि वहाँ पे जो लोग थे वो मोस्टली ट्राइबल थे। अब ट्राइबल का ये रहता है कि पूरा उनकी लाइफ जो है वो डिपेंडेंट होती है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, खासकर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर। वो उनके लिए एडिबल फ्रूट्स वगैरह, रूट्स वगैरह, वो सब कुछ उनको हासिल होता है। प्लस उनकी लाइवलीहुड के लिए जो टिम्बर वगैरह वो सब चीज़ें वहीं से मिल जाती हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ही अहम था। चलिए जी, आज जो हमने देखा कि एनवायरनमेंट मूवमेंट किसे कहते हैं, तो हमने इसको एक डेफिनेशन की सूरत में पेश किया कि एक सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट होता है जिसका मकसद माहौल का तहफ़्फ़ुज़ होता है, या माहौल में अगर कोई आस्पेक्ट बिगड़ा हुआ है तो उसकी बेहतरी के लिए वो मूवमेंट चलाई जाती है। फिर हमने इसके फीचर्स डिस्कस किए कि इसका जो बुनियाद है कि वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे होती है। इसका जो स्ट्रेस एम्फसाइज करते हैं, ये पब्लिक पॉलिसी को चेंज करवाएं ताकि एनवायरनमेंट का तहफ़्फ़ुज़ हो पाए। तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज हो सकता है या कम के लिए इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ तक महदूद हो सकता है। इसका स्कोप लोकल या ग्लोबल हो सकता है।
फिर हमने चंद एग्जाम्पल्स की गिनवाए, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, अबीको मूवमेंट, बिश्नोई, ये साइलेंट वैली मूवमेंट, तहरीर डैम, जंगल बचाओ, चिपको मूवमेंट वगैरह। फिर हमने चिपको को डिटेल में डिस्कस किया कि 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा ने कैसे इसको शुरू किया उत्तराखंड में, तो अल्टीमेटली फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है तब तक के लिए आपसे जो है रुखसत ले लेते हैं। इंशाल्लाह आइंदा आगे आने वाले में हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा मूवमेंट। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।